हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं सागर टंडन, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 222 अचीव किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सागर टंडन को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि सागर जी ने किस टाइप से प्रिपरेशन किया और कैसे एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की इनकी जर्नी रही। किस टाइप से अपने सब्जेक्ट्स को डील किया इन्होंने, पेंडेमिक के टाइम में भी किस टाइप से इन्होंने अपने आप को काम रखा और अपने आप को पढ़ाई से रिलेटेड रखा इन्होंने। ठीक है। और किस टाइप से मतलब एक जो मतलब एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर और एक सफलता पाने में क्या मतलब इनकी क्या जर्नी रही, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सागर जी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी सब शेयर कर पाऊँ आपके चैनल पे आके। थैंक यू। सागर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। जी। सर, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम सागर टंडन है। मैं हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ। जी। सर, मेरी फैमिली की बात करें तो फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरी एल्डर सिस्टर है। सर, मेरी एजुकेशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हुई है। उसके 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। पिछले कुछ समय से सर मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर चुका हूँ और करेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप पहले मतलब ये आपका जो ईपीएफओ का जॉब है ये आपका दूसरा जॉब है? सर, ये एक्चुअली मेरा पांचवा जॉब है जो अच्छा जी। ईपीएफओ। जी सर। जी। इससे पहले मैं स्टेट में कुछ जॉब्स कर चुका हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही। अच्छा। और मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, जी। मैंने हरियाणा में एमटीएस की सबसे पहले मैंने जॉब ज्वाइन की थी। जी। अस्सी से 2000 नहीं, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एमटीएस की पोस्ट मैंने ज्वाइन की थी 2019 में। उसके बाद सर मैंने कुछ टाइम जॉब की तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा क्लरिकल का एग्जाम क्लियर हो गया था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया कुछ टाइम। उसके बाद मेरा जुडिशरी क्लर्क का एग्जाम है जो वो क्लियर हो गया था, तो मैंने एक साल जींद डिस्ट्रिक्ट जींद में ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में एज ए क्लर्क काम किया है। अभी मैं फिलहाल अपनी फोर्थ जॉब में हूँ जो कि पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है। और ईपीएफ एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब है ये मेरी फिफ्थ जॉब रहने वाली तो मतलब ये आपका फाइनल अचीवमेंट है कि आगे भी आपने सोचा है? है। नहीं सर, अब इससे आगे तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि आज से 2 ढाई साल पहले अगर की मैं बात करूँ तो शायद ही मेरे जहन में होगा कि मैं कभी ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मैं सब ये क्लरिकल पोस्ट से पे ही एग्जाम दे रहा था और इन्हीं पे सिलेक्ट हो रहा था। तो ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन ऐसा आया था जनवरी 2020 में कि जब मैंने उससे देखा तो मुझे लगा हाँ यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये अगर मुझे क्लास सी की पोस्ट से निकल के अगर ऑफिसर बना है तो। चलिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, हम मेरे और हमारे पूरे टीम की तरफ से। थैंक्स अ लॉट सर। जी। अ, आप ये भी बताइए मुझे कि आप ये जैसे ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या आप सिर्फ ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे कि इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे जी सर। सर, जैसा मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी जॉब पे था, थे? जी। तो उस टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता था स्टडी करने के लिए, जी। कि जैसे 8 9 घंटे की मेरी ड्यूटी रहती थी। तो उसके अलावा मेरे पास अगर मैं सुबह जल्दी उठता था तो मैं 1 2 घंटे निकाल पाता था स्टडी के लिए। और शाम को जॉब से ड्यूटी से आने के बाद मैं 2 3 घंटे निकाल पाता था। तो मेरे पास एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम था जिसमें मैं सिर्फ एक ही एग्जाम को लेके उसी की प्रिपरेशन कर सकता था। तो ईपीएफओ का फॉर्म डालने के बाद मेरा प्लान यही था कि मैं ईपीएफओ की ही प्रिपरेशन करूंगा फुल टाइम जॉब के साथ। और मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर भी नहीं सकता था उस टाइम टाइम को लेकर। तो सब आपने टाइम मैनेज कैसे किया? ये जैसे कि आप जॉब से आते थे, उसके बाद फिर कितना टाइम देते थे आने के बाद या फिर आने के पहले, किस टाइप से आपने टाइम दिया था? जी सर। सर, सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जॉब के साथ जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है उसका भरपूर उपयोग कैसे करूं मैं, तो फुल यूज में कैसे लाऊं। उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि सबसे पहले तो मैं एक ही सिंगल एग्जाम पे फोकस करूंगा। मैं ऐसे होच पोच नहीं करने वाला कि 2 महीने बाद मैंने कोई सीजीएल का फॉर्म भर दिया है या और किसी एग्जाम का फॉर्म भर दिया है। एक फॉर्म भरो और उसी को पढ़ो, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। दूसरी बात,
मैंने टाइम को डिवाइड किया हुआ था ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद। मैं सुबह जल्दी उठता था, यूजुअली मैं 6 बजे उठ जाता था सुबह, और 2 घंटे मैं अपने आप को दे पाता था। उसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था या जो भी मेरा सिलेबस कवर करना होता था मुझे, वो मैं करता था। उसके बाद मैं यूजुअली 9 to 5 का ऑफिस रहता था, कभी 6 भी बज जाते थे। तो वो शाम को मैंने जो अपना डिसाइड किया होता कि मैं 7 से 10 के बीच में पढ़ूंगा। 7 से 10 मेरा यूजुअली टाइम रहता था। तो ये 4-5 घंटे मैंने अपने फिक्स किए हुए थे कि ये मैंने स्टडी को देने हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी और इसी पे मैं चलता रहा, इससे मैं हिला नहीं बिल्कुल भी। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। सागर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का वीक एरियाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, तो आपके यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट था? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा थे 9 से 10 जी सब्जेक्ट थे। तो आपके जी कौन से वीक एरियाज थे और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में आते थे, वो आप थोड़ा बताइए हमें। जी सर, ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जो हमारे हरियाणा स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते थे उनका सिलेबस लगभग एसएससी से मैच करता था। तो मैंने कभी उससे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन तो की नहीं थी। तो जब ईपीएफओ का मैंने सिलेबस फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स थे वो एसएससी से हूबहू मैच कर रहे थे। जैसे कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और जनरल साइंस वगैरह थी। तो उन सब में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने नहीं वाली थी, क्योंकि मैं 3-4 साल से उसकी प्रिपरेशन कर रहा था पहले से ही। जो मेरा एक्चुअल जो मुझे प्रॉब्लम आने वाली थी, वो जो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, प्लस इसमें कुछ अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट था एक, और लेबर लॉज वगैरह थे। ये सब मेरे लिए बहुत नई चीज थी। इनके लिए मैंने सोचा था कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगा इन सब्जेक्ट्स को लेके, और एसएससी का जो सिलेबस है वो मेरा लगभग पक्का था, उसको मैं लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में रिवाइज करके भी जा सकता था। तो मैंने फॉर्म डाला था, उसके बाद हमारे पास 9 से 10 महीने थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो मैंने 9 महीनों को डिवाइड कर दिया था कि मैं एक महीना ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक महीना ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। एसएससी के सब्जेक्ट मैंने अलग रख दिए थे। तो अगर हम लोग देखें कि एसएससी का सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, एक तो इंग्लिश आ गया आपका, क्वांट आ गई, जी। और उसके हाँ बाद जी। फिर आपके रीजनिंग आ गई सर। रीजनिंग आ गई। इसके रीजनिंग अलावा आ जैसे गई। इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन सब का कैसे आपने प्रिपरेशन किया? इन सबको मैंने टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लिया था। मैं स्टैंडर्ड बुक्स खरीद के लाया था। जैसे पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत को लेके आया, लक्ष्मीकांत की बुक लेके आया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बिपान चंद्र की बहुत अच्छी बुक आती है, वो मैं लेके आया। अकाउंटेंसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं +1 +2 की जो स्टैंडर्ड बुक आती है, डीके गोयल की बुक आती है, वो मैंने पढ़ने का प्लान किया। लेबर, 4 नए लेबर कोड्स आए थे, उनको मैंने इंडियन गैजेट से निकाल के हूबहू उसको मैंने स्टडी किया। प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशंस था, वो मैंने अभी पीडीआर के यूट्यूब चैनल का सहारा लिया उसको करने के लिए सर। तो ऐसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। और मेरा जो एसएससी के था सिलेबस, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो 35 से 40 क्वेश्चन जो एसएससी के सिलेबस से एग्जाम में रहते हैं, उनमें मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम आने नहीं वाली थी ज़्यादा। और बाकी पे जो 70-80 क्वेश्चन बचते हैं इस सिलेबस, इन पे मैंने फुल टारगेट किया था। जैसे कि हम लोग, चलो ठीक है, मैंने आपकी, जैसे कि एक तो सबसे पहली बात तो तीन टाइप में हमने आपने बात किया कि एक तो यूपीएससी एसएससी का सब्जेक्ट हो गया अलग। इसके अलावा आपके जो अलग सब्जेक्ट अगर हम लोग देखें तो एक इसका पैटर्न बनता है कि इकोनॉमिक, पॉलिटी और आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जी ये जी। पैटर्न अलग हो जाता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका एक अलग कि अकाउंटिंग और जनरल जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड सोशल यस सिक्योरिटी। सर। ठीक है, बिल्कुल तो सर। इन तीनों जो जी ये लास्ट सेक्शन थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए, किस टाइप से क्या किया था आपने प्रिपरेशन? जी सर, जैसे मैं बीटेक कैंडिडेट रहा था, और जी मेरा अकाउंटेंसी से कभी कोई लेना देना हुआ जी नहीं, ना ही मुझे उसके कुछ बेसिक्स का भी आइडिया था। जी तो मैंने क्या किया कि +1 +2 की बुक आती है डीके गोयल की। प्लस वन की बुक यूजुअली काफी सिंपल रहती है, अगर कोई बच्चा नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से भी है, और अगर वो उसको ध्यान से पढ़ता है डीके गोयल की बुक को, तो वो काफी सिंपल भाषा में लिखी हुई है, उसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो मैंने उसको अपना बेस बनाया उस बुक को, और अकाउंटेंसी करने के लिए +1 +2 की मैंने वो बुक थोरोली कंप्लीट की थी डीके गोयल की। उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि इससे आगे मुझे कुछ पढ़ना भी चाहिए अकाउंटेंसी का। बात करें लेबर लॉस की सर, तो जो नए लेबर कोड्स 4 आ चुके थे, उनके आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो पुराने लेबर लॉज हैं वो शायद अब आउटडेटेड हो जाएंगे, उनको पढ़ने की मुझे ऐसा जरूरत महसूस हुई नहीं।
तो मैंने चारों कोड्स को इंडियन गैजेट की जो ऑफिशियल साइट होती है वहां से निकाला, तो मैंने चारों को ऐसे बेयरली पढ़ा। उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए मैंने अभी मीडिया के यूट्यूब चैनल पे मैं पूरा डिपेंड था, मैंने वहीं से ही की है इंडस्ट्रियल रिलेशन सारी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जैसे कि अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर को कैसे आपने डील किया? जी बिल्कुल सर, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ नहीं थी। उसके लिए मैंने ये सोचा हुआ था कि जब तक एग्ज़ाम पास नहीं आएगा तब तक मैं करंट अफेयर्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले ही मेरे पास काफ़ी करने के लिए सिलेबस काफ़ी मौजूद था कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के मैंने पहले कभी नहीं पढ़े थे, अकाउंटेंसी लेबर लॉ तो थे ही। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने उस मामले में मैं थोड़ा लकी भी रहा कि एग्ज़ाम काफ़ी खिंचता चला गया, कोविड की वजह से वो 1.5 साल तक एग्ज़ाम खिंचता चला गया। तो मैंने करंट अफेयर बिल्कुल जब लास्ट में एग्ज़ाम आने ही वाला था उससे 1 महीना पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट किए थे, और मैंने एग्ज़ाम डेट से 6 महीने पहले तक के सब करंट अफेयर अपने मैं पढ़ के गया था एग्ज़ाम के लिए। उससे ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि करना चाहिए। जैसे कि अभी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट की अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हो, रिक्रूटमेंट टेस्ट खास करके, कि उसको कैसे कैसे तैयार करनी चाहिए, या फिर कितने दिन पहले से अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसको कितने दिन पहले से तैयार कर ले, मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन? देखिए, कोई भी बच्चा अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर उसको ये आइडिया है कि उसका किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो नोटिफिकेशन की वेट ना करे, अपनी स्टडी को जारी रखे, अपनी प्रिपरेशन करे। और अगर ऐसा कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट टेस्ट आता भी है, जैसे हमारे केस में हुआ था एनफोर्समेंट ऑफिसर का, जब फॉर्म आया था उससे पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई पोस्ट होती भी है। तो उसके बाद एक आपको जितना भी टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए, जैसे हमें 10 महीने दिए गए थे, तो आप 10 महीने को आधार बनाकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। कि जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी मंथ्स वाइज बनाई थी कि एक मंथ में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा मंथ में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। मतलब आप, ये नहीं है कि किसी और ने ये प्लान करके स्ट्रेटेजी बनाई थी तो आप भी वही करें, जरूरी नहीं है। अपनी रणनीति बनाइए और डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। पढ़िए डेली 4 से 5 घंटे, कोशिश कीजिए कि डेली निकालिए। और कोई भी सिलेबस हो वो आप 10 महीने में तो कवर कर ही लेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी 100% सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागिएगा। अगर ऐसा करने जाएंगे तो वो आपका कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। आप 70 to 80% आपको जब फील आ जाएगी कि मेरा सिलेबस हो चुका है 70 to 80%, आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहेगी। आप 100% सिलेबस करेंगे उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप 70% सिलेबस कर रहे हैं और रेगुलरली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं एग्जाम से पहले, तो वो आपको जरूर किनारे लगा देगा। मेरा यही प्लान था स्टार्टिंग से कि जितना सिलेबस होगा 70 to 75%, उसके आगे मैं नहीं जाने वाला। मैं अपने मॉक टेस्ट लगाता था। और जो मेरा फाइनल रिक्रूटमेंट एग्जाम जब हुआ था उससे पहले मैं 50-60 मॉक टेस्ट अपने लगा चुका था, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था एग्जाम से पहले कि हाँ मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। और अगर हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें, कि कोई बच्चा का अगर इंटरव्यू कॉल आता है तो उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन, और आपने किस टाइप से इंटरव्यू प्रिपरेशन किया था? जी सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन का मुझे काफ़ी डर था, क्योंकि मैंने कभी यूपीएससी के को कभी फेस ही नहीं किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूपीएससी पैनल के आगे कभी इंटरव्यू देने भी जाऊंगा। तो वो डर तो काफ़ी था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू किए। अपनी पर्सनैलिटी को जाना, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो स्टडी है हुई है जहाँ से, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उनको लेके मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे। उसके बाद मैं मिरर प्रैक्टिस करता था उन क्वेश्चंस की। कि मैं मिरर के आगे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करता था, कि मैं देखता था कि जब मैं आंसर दे रहा हूँ तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, मैं कैसे आंसर कर पा रहा हूँ। तीसरा, मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे कुछ इंस्टीट्यूट्स पे दिल्ली और चंडीगढ़ में। इस मामले में मैं एक फॉर्चुनेट भी रहा कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे एग्जाम में, जो जिनके साथ मैं compete कर रहा था, मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले। मैंने उनके साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करी। मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे रैंक 3 ओम प्रकाश बिरला जी हैं। जी। उनके साथ मैंने 1-to-1 मॉक करे काफ़ी, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। रैंक 116 है किरण जी, रैंक 136 है काजल जी। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी अच्छे मिले जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से करी।
तो मैं उन सब का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उनकी वजह से वो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है मेरी जर्नी में, और शायद उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। और आपने क्या मतलब मॉक इंटरव्यूज लगाए थे? जी बिल्कुल, मैंने 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज लगाए थे। सबसे पहले मैंने अभी पीडिया पे एक मॉक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद मुझे फील आई कि इंटरव्यू होता क्या है एक्चुअली में, क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने 3 4 मॉक इंटरव्यूज लगाए। देखिए, एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, मॉक तो आपको करने ही करने हैं। चाहे रिटर्न एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मॉक से आप जज कर पाएंगे कि आपको कितनी प्रिपरेशन की और जरूरत है और आप अभी कितने पानी में हैं। तो मॉक की काफी ज्यादा, सिलेबस से भी ज्यादा मैं मॉक की वैल्यू समझता हूँ किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो आप, ऐसा नहीं है 100% आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक कैंडिडेट को 100% नॉलेज नहीं हो सकती। तो 70 75% आप अपना पक्का कीजिए, उसको भी उसी के बेस पे आप अपने मॉक टेस्ट लगाते चलिए साथ साथ। तो उस पे क्या है, आपका टाइम भी मैनेज होता रहेगा, आपको पता रहेगा मैं एक एग्जाम को 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कितनी देर में खत्म कर पा रहा हूँ। और जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो ऐसा सच आपको इतना प्रेशर फील नहीं होगा जब आप इतने सारे मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। जी सर। अ, जैसे कुछ इंसिडेंट बताइए हमें, जैसे जब आप यूपीएससी के मतलब इंटरव्यूज में गए थे, आपके जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें कुछ इंसिडेंट हमें शेयर कर सकते हो आप? सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। जैसे आपका फाइनल इंटरव्यू जब हुआ था यूपीएससी के द्वारा, तो उस टाइम आपका जी कुछ मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? जी, देखिए मैंने फाइनल अपने इंटरव्यू से पहले 4 5 में मॉक इंटरव्यू लगा चुका था, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, और प्लस मेरा ये भी था कि शायद हो सकता है कि ये मेरा जीवन का फाइनल एग्जाम हो। तो मैं ये सोच के गया था कि अपनी तरफ से 100% देना है, कुछ नहीं छोड़ना। दूसरी बात देखिए, नो गेन कर सकते थे वो उतने आप कर चुके थे। 2.5 साल एग्जाम खिंच गया था, जितना आप पढ़ सकते थे उतना आप पढ़ चुके थे। लेकिन मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि यूपीएससी के अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो नॉलेज से भी ज्यादा आपके कैरेक्टर का टेस्ट होगा, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। नॉलेज भले ही आपकी थोड़ी बहुत कम चल जाएगी, लेकिन जो आपकी कैरेक्टर होगा, आपकी इंटीग्रिटी होगी, उसको हमेशा वो लोग टॉप पे रखेंगे। तो जब मैं अपने इंटरव्यू हॉल में बैठा था, जब मेरा एक्चुअल इंटरव्यू 20 से 25 मिनट का वो चला था, तो मेरे मन में यही था कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं घबराऊंगा नहीं। क्योंकि देखो, उनको भी पता होता है, काफी ऑनरेबल पैनल होता है, उनका काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है, उनको भी पता होता है सबको सब कुछ तो नहीं पता हो सकता। बट आपको जो चीज नहीं पता उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई, तो इंटरव्यू को, पैनल को इम्प्रेस करने के लिए वो आंसर बनाने लग जाते हैं वहां पे। तो आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज उनको समझ में आ जाती है कि बंदा अगर क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उनको दिख जाता है। वो मत कीजिए आप। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, आप अपनी इंटीग्रिटी दिखाइए, आप अपना कैरेक्टर शो करिए कि हाँ सर ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना पता हो, उससे नेक्स्ट भी ना पता हो। अगर आपको लगातार 7 8 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो स्ट्रेट अवे नो कर दीजिए। उससे मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए आंसर बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो आपका इंटरव्यू आपको ले बैठेगा। तो नॉलेज, हाँ जरूरी है, नॉलेज ही आपको लास्ट में किनारे लगाती है, लेकिन इंटरव्यू में नॉलेज से ज्यादा आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। और जैसे कि अभी के स्टूडेंट जो, आप कुछ मैसेज देना चाहो उनको? जी सर, ये आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिस भी प्रिपरेशन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक टाइम पे एक ही किश्ती में सवार रहिएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे टाइम जब हम प्रिपरेशन करते थे, तो 6 महीने एसएससी की प्रिपरेशन कर ली, अब एसएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बैंकिंग में कूद गए। तो बैंकिंग में भी हाथ आजमा के देख लिया, तो कोई स्टेट के एग्जाम्स में चले गए, उसमें चले गए, उसमें चले गए। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने ईपीएफओ का फॉर्म डाला था जैन 2020 में, और वो जुलाई 2022 तक चलता ही रहा है प्रोसेस। तो 2.5 साल में मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस एग्जाम को छोड़ के किसी दूसरे एग्जाम में कूद जाऊंगा, सीजीएल में कूद जाऊंगा या कोई स्टेट पीसीएस में कूद जाऊंगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। तो एक, आप अगर बोट में सवार हो गए हैं तो उसको लेके चलते रहिए, वो आपको जरूर किनारे लगा देगी।
थैंक यू सागर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने जो इनपुट हमें दिए हैं वो बच्चों को फायदा पहुंचाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है ये जो इनपुट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है ये। एंड हमें टाइम देने के लिए थैंक यू, एंड आपके सिलेक्शंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट सर, आपका बहुत कीमती टाइम मुझे देने के लिए और अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर।